हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 3 विच इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म क्या था, नाजीज कौन थे, हिटलर कैसे पावर में आता है, जर्मनी में कैसे तख्ता पलट होता है, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in the bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. 11 साल के बच्चे की बात बताई गई है, 1945 की बात है। जब वो बच्चा सो रहा था, उसने उसकी आंख खुली सडनली और उसको अपने पेरेंट्स की बातें करते हुए आवाज सुनाई दी और उसे फील हुआ कि उसके पेरेंट्स किसी बहुत सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। सो क्या डिस्कशन था वो? हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके फादर जो थे डॉक्टर का काम करते थे, फिजिशियन का काम करते थे। वो काफी फेमस थे जर्मनी में फिजिशियन की काम की वजह से। एंड deliberately with his wife whether the time has come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. तो उसके फादर जो है अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहे थे, यानी उसकी मदर से डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो समय आ गया है कि पूरे परिवार को मार देना चाहिए, खुद भी मर जाना चाहिए, या फिर उसके फादर कह रहे थे कि सिर्फ उन्हें खुद अकेले सुसाइड कर देना चाहिए। तो ऐसी क्या सिचुएशन आई जिसकी वजह से एक अच्छे खासे फिजिशियन को ऐसे विचार लाने पड़ रहे हैं, उसको अपनी फैमिली को खत्म करने के बारे में सोचना पड़ रहा है। His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the crippled and the Jews." उसके फादर डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि कोई एक ऐसी ताकत है जिसको हम एलाइड पावर्स कह रहे हैं यहाँ पर, और इसके फादर को लग रहा था कि एलाइड पावर्स जो है, एलाइड फोर्सेस जो है, अब इन लोगों के साथ, यानी इसके फादर और इसके फादर जैसे कुछ लोगों के साथ वही करेंगे जो इन लोगों ने क्रिपल्ड, यानी जो हैंडीकैप लोग होते हैं, एंड ज्यूज के साथ किया है। कौन थे ज्यूज, क्यों इन्होंने क्रिपल्ड के साथ कुछ किया, क्या किया, सब पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। आपको हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इविल लोगों के बारे में पता चलेगा, उनकी क्या धारणाएं थी, क्या वो मेंटालिटी रखते थे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। The next day, he took Helmut to the woods, where he spent their last happy time together, singing old children's song. Later, Helmut's father शॉट हिमसेल्फ इन द ऑफिस। कुछ ही समय के बाद एक दिन वो अगले ही दिन वो जंगल में घूमने जाते हैं, एक पिकनिक मनाकर आते हैं, और उसके ही अगले दिन उसके जो फादर है वो खुद को अपने ऑफिस में जाकर गोली मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. उसके फादर के जो खूनी कपड़े थे जिन पर उसके फादर का खून लगा हुआ था, उनको उनके घर में जो फायर प्लेस होती थी। देखिए, भारत में आपको फायर प्लेस वगैरह ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, जस्ट इन केस अगर आप कश्मीर में नहीं रह रहे हैं तो। अदरवाइज जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनकी हम अभी बात करेंगे, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, या फिर जो ये कंट्रीज होते हैं ना, नॉर्डिक कंट्री कहते हैं जिसको, जिसमें आ जाती हैं ये क्या, नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे जो कंट्रीज है यहाँ पे बहुत ठंड होती है। -20, -40, -60 तो बहुत कम जगह जाता है, पर इतना टेम्परेचर चला जाता है कई बार। तो ये अपने घरों में फायर प्लेस रखते हैं, घरों के अंदर ही, जहाँ पे आग जलती रहती है, लकड़ियां डाल देते हैं, आग जलती रहती है। वहां पे इस बच्चे ने अपने फादर की खून से लहूलुहान ड्रेस को जलते हुए देखा। So traumatized was he by what he had overheard and what had happened, that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. उस बच्चे को इतना डर लगा ये सारी बातें सुनकर, और उसके बाद उसके फादर ने जैसे सुसाइड कर लिया कि उसने घर पे खाना ही खाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसकी माँ उसे जहर खिला देगी। He was afraid that his mother might poison him. Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi. शायद हेलमुट को उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ कि क्या सिचुएशंस थी, लेकिन उसके फादर जो थे वो एक नाजी थे। नाजी कौन होते हैं, पढ़ेंगे। एंड अ सपोर्टर ऑफ अडोल्फ हिटलर, वो नाजी थे, और अडोल्फ हिटलर यानी हिटलर का तो आपने नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस पर्सनैलिटी रही है इतिहास की। सो एडोल्फ हिटलर के वो सपोर्टर थे इसके फादर। मेनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering of all of the Europe. हिटलर जो थे वो बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति थे, उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, वो जर्मनी को एक सुपर पावर बनाना चाहते थे, और उस सुपर पावर बनाने के प्रोसेस में वो पूरे के पूरे यूरोप पर
कब्जा करना चाहते थे, वहां पर जर्मनी को एक तरीके से कंट्रोल करके जर्मनी का वहां पे एक एक्सपेंशन करना चाहते थे। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज, आपने ये भी सुना होगा कि जो हिटलर थे उन्होंने ज्यूज को मारा है। बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, एक दो किसी इंसिडेंट्स को हम नाजिज्म नहीं कह रहे हैं, ये पूरा सिस्टम था, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड स्टेप्स थे नाजिज्म के। इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, कैसे कोई भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी दुनिया को देखता है, क्या उनका नजरिया है दुनिया को देखने का, पॉलिटिक्स को देखने का क्या नजरिया है, ये पूरा एक नजरिया था जिसको हम नाजिज्म कह रहे हैं, ठीक है। Let us see why Helmut's father killed himself and what was the basis of his fear. क्यों भाई हेलमुथ के फादर को खुद को मारना पड़ा, क्या था उनको, क्या रीजन था जिसकी वजह से उन्हें इतना डर लग रहा था। पढ़ते हैं। In May 1945, Germany surrendered to the Allies. Allies की बात होगी यहाँ पे, एंड उसी के साथ एक्सेस पावर्स की बात होगी, यानी यहाँ पे जो है वॉर की बात होगी किस किस के बीच में, एलाइड फोर्सेस के बीच में, एलाइज और एक्सेस पावर्स के बीच में। ओके, सो एलाइज में कौन कौन आता है भाई? एलाइज में आते हैं सबसे पहले तो यूके या फिर ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन। यूके के बाद आता है फ्रांस। 1941 में इसमें रशिया भी आ गया था, यानी यूएसएसआर जो उस टाइम पे था, सोवियत संघ, और इसमें यूएसए भी आ गया था। ये लड़ किसके अगेंस्ट रहे थे? ये चारों देश मिलकर कुछ पावर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट लड़ रहे थे, और वो कंट्रीज थी सबसे पहली जर्मनी, सेकंड थी इटली एंड थर्ड थी जापान। ये तीन पावर्स थी। सो बेसिकली क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 में ये कंट्रीज आपस में लड़ रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 में। एंड इवेंचुअली 1945 में ये जो एक्सेस पावर्स है ये सरेंडर कर देती हैं। क्यों सरेंडर करती हैं आपको पता है? हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब छोड़ा गया था, यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत लार्ज स्केल न्यूक्लियर वेपन से उनको मारा गया था। फैट बॉय और लिटिल चाइल्ड करके मेरे ख्याल से बॉम्ब्स के नाम है। सो उन बॉम्ब्स को हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जापान को तोड़ने के लिए डाला गया था, एंड जापान टूट भी गया। जापान जैसे ही पावर से हटा, उसी के बाद जर्मनी पर भी ये जो एलाइड फोर्सेस है इनका कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। Anticipating what was coming, Hitler and his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April 1945। अप्रैल में जब हिटलर को रियलाइज हुआ कि अब वो वर्ल्ड वॉर 1 नहीं जीत सकता, तो उसने अपने जो मिनिस्टर था और अपनी जो पूरी फैमिली थी, मिनिस्टर की पूरी फैमिली, सबको एक बंकर में ले गया वो, यानी कि एक अंडरग्राउंड एक तरीके से कमरा लगा लीजिए, और वहां पे जाके उन सबने सुसाइड कर लिया अप्रैल 1945 में। At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals. इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया कहाँ पे? न्यूरमबर्ग में। न्यूरमबर्ग क्या है? एक जर्मनी में एक सिटी है, वहां पर एक ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया। क्या काम था इस ट्रिब्यूनल का? इस ट्रिब्यूनल के थ्रू जो ये एलाइड फोर्सेस थे, ये जर्मनी के जो नाजीज थे, यानी वो लोग जिन्होंने एडोल्फ हिटलर को वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट किया था खुलकर, और जिन्होंने लाखों लोगों की मौत, जो कि मतलब कह लीजिए कि जो लोग लाखों लोगों की मौत का कारण बने, उन लोगों को पनिशमेंट देने का काम करना था इस ट्रिब्यूनल ने, ठीक है। किन क्राइम्स के लिए इनको पनिश किया जाना था? फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, यानी कि इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल शांति के अगेंस्ट जो क्राइम्स कर रहे थे नाजी, किया था उन्होंने पास्ट में उनके लिए। फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर में जो इन्होंने क्राइम्स किए थे और इंसानियत के नाते, यानी कंप्लीटली एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो इन्होंने क्राइम्स किए थे, उन सब के बेसिस पे इनको प्रोसिक्यूट किया जाना था, इनको पनिश किया जाना था। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called as crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. What were these acts? जर्मनी ने जो भी वर्ल्ड वॉर 2 में किया था, वो सभी जो एक्टिविटीज उसने की थी, उसको पूरी दुनिया ने ही बहुत बिसराहा, उसको बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए कि क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया, और उनको कहा, दुनिया ने जो भी काम नाजीज ने एडोल्फ हिटलर के अंडर रहकर जर्मनी ने किए थे, उन सबको दुनिया ने कहा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी भाई ये तो इंसानियत वाले काम ही नहीं है जो जर्मनी ने कर दिए हैं।
raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. Under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शैडो के अंदर रहकर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहाना बनाकर जर्मनी ने अपने ही देश में बहुत सारी एथनिक आइडेंटिटीज को, एथनिक ग्रुप्स को एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया, जेनोसाइड कर दिया। यानी कि पूरी की पूरी एक तरीके से आप लगा लीजिए कि एक टाइप की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ही खत्म कर दी अपने देश के अंदर, which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians in Europe. यूरोप का हिस्सा है जर्मनी। जर्मनी अपने ही देश में या फिर जिन भी देशों की कुछ भी प्रॉपर्टी वो जीत लेता था, जैसे बेल्जियम के अगेंस्ट उसने कोई प्रॉपर्टी जीत ली, कोई गांव जीत लिया, वहां पे जो सिविलियंस थे उनको नाजीज मार रहे थे एडोल्फ हिटलर के आदेशों के बेसिस पर। The number of people killed include 6 million Jews. 6 million का मतलब समझते हैं आप, यानी कि 60 लाख, 60 लाख ज्यूज को मारा गया था। आप सोचिए कि एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फैमिली में कितना दुख आ जाता है। इन्होंने 60 लाख लोगों को मारा था, वो भी ज्यूज। अभी आगे और भी आएंगे नंबर्स। 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस, यानी कि तकरीबन 10 लाख पोलैंड के सिविलियंस को मारा इन्होंने। 70,000 जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। 70,000 नॉर्मल जर्मन्स को मार दिया, अपने ही सोसाइटी के जर्मन्स को मार दिया, अपने ही एक तरीके से लेवल के जो लोग थे जिनको ये लोग क्रिपल्ड मानते थे, यानी कि जो लोग समझ लीजिए कि फिजिकली या मेंटली थोड़ी सी डिसेबल्ड हैं, जिनको आज के दिन हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं, हैंडीकैप हैं, उन लोगों को भी इन्होंने मारा। 70,000 पीपल वर किल्ड लाइक दिस। ओके, बिसाइड्स इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, और जो पॉलिटिक्स में इनको अपोज करते थे एडोल्फ हिटलर को, उनका तो गिनती नहीं है, इतने सारे लोगों को इन्होंने मारा है। Nazis devised an unprecedented mean of killing people, that is by gassing them. नाजीज ने एक अलग ही तरीका निकाल दिया जनता को मारने का, और वो था गैसिंग के थ्रू, यानी कि उनको चेम्बर्स में बंद कर देते थे, कमरों में बंद कर देते थे जहां से हवा पास होने का कोई सिस्टम नहीं था, और उन कमरों में फिर रिलीज कर देते थे बहुत ही टॉक्सिक जहरीली गैसेस, जिसकी वजह से उस कमरे में बंद सभी लोग सफोकेशन की वजह से मर जाते थे। वेरियस किलिंग सेंटर्स थे, जैसे कि ऑश्विट्स, ठीक है, ऑश्विट्स एक सिटी है जर्मनी में, वहां पे लोगों को मारा जाता था। न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल जो था, उन्होंने सिर्फ 11 नाजीज को ही डेथ सेंटेंस दिया। जो न्यूरमबर्ग में ट्रिब्यूनल इनके नाजीज के सरेंडर के बाद स्थापित किया गया था, अभी हम पढ़ रहे थे ना जिसके बारे में। सो जो न्यूरमबर्ग का ट्रिब्यूनल था उसके तहत सिर्फ 11 नाजीज को डेथ सेंटेंस दिया गया। बहुत सारे नाजीज को इनफैक्ट इतने सारे क्राइम्स करने के बाद भी सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला। आई वुड से सिर्फ, क्योंकि इन्होंने लाखों, इनफैक्ट आप समझ लीजिए कि 70-80 लाख लोगों का इन्होंने डायरेक्टली मर्डर कर दिया बिसाइड्स वॉर। The retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of brutality and extent of their crimes. देखो इसमें भी यही कहा गया है कि जो काम इन्होंने किए उसके कंपैरिजन में इनको जो सजा मिली वो बहुत बहुत कम है। The Allies did not want to be harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. जो allies थे, कौन कौन थे भैया allies? allies में आ जाते हैं सबसे पहले यूके, फिर आ जाता है फ्रांस, फिर आ जाता है यूएसएसआर, एंड लास्टली आता है यूएसए। ये जो चारों कंट्रीज थी ये जर्मनी पर ज्यादा हार्श नहीं होना चाहती थी। क्यों? जर्मनी को पनिश क्यों नहीं करना चाहती थी ये एलाइड फोर्सेस जो हैं? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हम बात कर रहे हैं अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो कि 1939 से 1945 तक चली, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो 1914 से 1918 तक रही थी, और उसमें भी जर्मनी इन्वॉल्व था इन्हीं पावर्स के अगेंस्ट। उसमें भी जर्मनी हारा था। जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था तो इन सारे देशों ने उन पर, जर्मनी के ऊपर इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, इतना ह्यूमिलिएट किया था जर्मनी को, कि जिसकी वजह से आप समझ लीजिए कि जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार हो गया। जर्मनी को इतना ह्यूमिलिएट कर दिया कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पनिश होने के बाद उसने सोचा कि मैं तो बदला लूंगा, एंड फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है जिसमें करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced because of the German experience at the end of First World War. यानी First World War में जर्मन्स का जो एक्सपीरियंस रहा, उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया, इसकी वजह से भी हम मान सकते हैं कि नाजीज जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनिशिएट कर देते हैं। What was this experience? ये भी पढ़ लेंगे, ये एक्सपीरियंस क्या था भैया। पहले तो जेनोसाइड के बारे में पढ़ लो। जेनोसाइड क्या होता है?
killing on large scale leading to destruction of large sections of people। एक पूरी सोसाइटी को ही खत्म कर देना, सोसाइटी के एक पूरे हिस्से को खत्म कर देना, वो होता है जेनोसाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक कैसे पैदा होता है जर्मनी में? पॉलिटिक्स के अंदर एक तरीके से समझ लीजिए कि सरकार बनाता है वीमर रिपब्लिक, तो वो कैसे उसका जन्म होता है वो पढ़ेंगे। तो जो जर्मनी था वो काफी पावरफुल एम्पायर था 1920s 1910s में, और जर्मनी जो है उसने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ एक बैटल लड़ी, एक वॉर लड़ी। जर्मनी, अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th century, fought the First World War, okay, alongside the Austrian Empire and against the Allies। Allies में कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। इन तीनों कंट्रीज के अगेंस्ट जर्मनी ने ऑस्ट्रियन एम्पायर को सपोर्ट करते हुए वॉर लड़ी। All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory। ये जो सभी देश थे जो इस वॉर में अब इन्वॉल्व हो रहे थे, वो सभी देश ना बहुत मतलब जल्दी से रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने के लालच में वॉर में कूदे थे कि भाई अगर हम वॉर जीत गए तो हमें फायदा होगा, अगर हम दूसरे को हमने वॉर में हरा दिया तो उससे हमें जो कॉम्पनसेशन मिलेगा उसको हम अपने देश में यूज कर सकते हैं। सिर्फ इस लालच में ये सारे देश वर्ल्ड वॉर 1 में कूदे थे। ओके, little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe's all of its resources। पर इतना किसी को पता नहीं था 1914 में जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी कि ये वॉर 4 साल तक खिंच जाएगी और इसमें यूरोप की तकरीबन सारी रिसोर्सेज ड्रेन हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी ने स्टार्टिंग में फ्रांस और बेल्जियम जो है उनके इलाकों को ऑक्यूपाई भी कर लिया था, लेकिन एलाइज जो है वो स्ट्रेंथ हो गए बाय द यूएस एंट्री इन 1917। जब 1917 में एलाइड फोर्सेस आए, 1917 में जब एलाइड फोर्सेस आए तो उसकी 1917 में जब यूएसए ने एलाइड फोर्सेस का साथ दिया, उस टाइम पे एलाइड फोर्सेस का एक अपर हैंड हो गया और उनको जीतने की एक आशा मिल गई। डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन द नवंबर 1918। फाइनली नवंबर 1918 में जर्मनी जो है वो फिर से बैटल हार जाता है, वॉर हार जाता है। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिक्शन ऑफ द एम्पायर। उस टाइम पे जर्मनी इंपीरियल था, यानी वहां पे राजा का रूल था, द किंग रूल्ड है, इसीलिए इसको इंपीरियल कहा गया है। इंपीरियल जर्मनी की डिफीट होती है, राजा के अंडर जो जर्मनी था उसकी डिफीट होती है, और एम्परर को एब्डक्ट कर लिया जाता है, एम्परर को किडनैप कर लिया जाता है। Gave an opportunity to parliamentary politics to recast German polity। फाइनली जब एम्परर हट गया तो वहां के जो पार्लियामेंट वगैरह थी उनको मौका मिला अपने हिसाब की एक सरकार जर्मनी में स्थापित करने का। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure। एक जो नेशनल असेंबली थी वो वेमर में मिली। वीमर जो है वो एक सिटी है और वहां पर एक नेशनल असेंबली मिलती है, जैसे हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ऐसे जर्मनी में नेशनल असेंबली मिली थी और उस नेशनल असेंबली ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर की स्थापना की। फेडरल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? देखिए बेटा, 2 टाइप्स के टर्म्स मैं आपको अभी समझाऊंगी। एक मैं आपको समझाऊंगी यूनिटरी और एक मैं आपको समझाऊंगी फेडरल। यूनिटरी का मतलब है कि जैसे आप भारत में देखिए एक सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे आप देखिए कि मोदी जो है फेस ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे ही इसके अंडर बहुत सारे स्टेट्स हैं। स्टेट्स में आप देखिए कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो फेस ऑफ गवर्नमेंट होता है। जैसे कि आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को मान लीजिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी को मान लीजिए। सो बेसिकली यूनिटरी मेथड में क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं उनकी इंडिविजुअल कोई पावर नहीं होती। अगर वो कोई भी डिसीजन अगर वो ले रहे हैं एंड सेंटर को लगता है कि वो डिसीजन गलत है तो सेंटर उस डिसीजन को चेंज कर सकता है। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी एक कंट्री के अंडर स्टेट्स हैं, मान लीजिए कि ये एक कंट्री है जिसमें हमने ये 12 स्टेट्स बना दिए, सो इन सभी स्टेट्स की इंडिविजुअल कुछ पावर होगी। ऐसा स्ट्रक्चर आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, इसीलिए उसका नाम भी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी अमेरिका खुद से कुछ नहीं है, वो स्टेट्स के द्वारा दी गई पावर पर सरवाइव करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडिया में देखो, इंडिया में स्टेट्स को कुछ पावर है और कुछ पावर नहीं भी है, ठीक है। और इसका एक्सट्रीम अगर आप एग्जांपल लेना चाहो यूनिटरी का तो वो होगा यूके। यूके में सेंट्रल जो पार्लियामेंट है सिर्फ उसकी चलती है। जो भी स्टेट्स हैं जैसे कि स्कॉटलैंड हो गया, यूके का ही हिस्सा है, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, वेल्स हो गया, ये जो आइलैंड्स हैं
यूके के ही अंडर। इनकी खुद की कोई ऑटोनॉमी नहीं है, ये खुद से कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते। अगर ये कोई डिसीजन लेते भी हैं और सेंट्रल पार्लियामेंट को लगता है कि भाई नहीं ये डिसीजन गलत है, तो वो इवेंचुअली इसको चेंज कर सकती है और उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन जर्मनी ने फेडरल स्ट्रक्चर स्थापित किया था, यानी जर्मनी के जितने भी स्टेट्स थे उनको कुछ ऑटोनॉमी, कुछ पावर मिलेगी, और जो सेंटर है वो एक तरीके से सिर्फ आप ये मान लीजिए कि घर में जैसे पेरेंट होता है ना, सभी भाई बहनों में सुलह करा के रखता है, तो जो सेंट्रल पावर है जर्मनी की वो सिर्फ एक पेरेंट की तरह काम करेगी बिटवीन द डिफरेंट सिबलिंग्स या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। Deputies were now elected to the German parliament or Riksdag on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women। यहाँ पे जर्मनी में औरतों को वोटिंग राइट्स मिले। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज में 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में भी लोगों औरतों के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। जर्मनी ने औरतों को भी वोटिंग राइट्स दिए। और अब पार्लियामेंट जो थी, जो इन्होंने बनाई थी कि भाई हाँ अब हम पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, उस पार्लियामेंट में जितने भी व्यक्ति बैठेंगे वो सब इलेक्ट होकर आते थे। और इलेक्शंस में वोट कौन करेगा? सभी अडल्ट्स 18, 19, 20 के ऊपर के जो लोग हैं एज वाइज, वो सब वोट कर सकते हैं इंक्लूडिंग वुमेन। ठीक है। This republic, however, was not received well by its own people। हालांकि इसको जर्मन जो लोग थे वही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे थे? Largely because of its terms, of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। जनता को लगता था कि ये कैसी पार्टी है, ये कैसा सरकार का सिस्टम है जिसने जर्मनी की ही हार को एक्सेप्ट कर लिया। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की हार एक्सेप्ट की थी एक तरीके से पार्लियामेंट ने, इसीलिए जनता इसको वर्ल्ड वॉर 2 कह रही हूँ, सॉरी, वर्ल्ड वॉर 1 में ये जो पार्लियामेंट वीमर रिपब्लिक बनी थी एक तरीके से समझ लीजिए, इसी ने जर्मनी की जो हार थी वो एक्सेप्ट की थी और जो एलाइड पावर्स थी उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको एक्सेप्ट करके इसने एक तरीके से कॉम्पनसेशन वगैरह पे किया था। सो जो कॉमन पब्लिक थी जर्मनी की वो इनको बहुत ज्यादा ब्लेम कर रही थी कि इन्होंने अपनी हार मान कैसे ली, इन्होंने इतनी अनजस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया क्यों, जिसमें जर्मनी का इतना ज्यादा नुकसान हो रहा था। द पीस ट्रीटी एट वर्साइलिस with the allies was a harsh and humiliating peace। जो peace treaty ये वीमर असेंबली के बीच में और allied powers के बीच में हुई थी वर्सेलिस नाम की सिटी में, वो बहुत ही हार्श थी, यानी कि जर्मनी के ऊपर बहुत ही क्रूर थी वो जो ट्रीटी थी। उसमें ऐसे ऐसे मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए जर्मनी पे, जर्मनी का बहुत सारा लैंड छीन लिया गया, रिसोर्सेज छीन ली गई जर्मनी की, और ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग पीस थी। यानी कि पीस तो आ रहा था, शांति तो थी, लेकिन उस शांति की वजह से जर्मनी को बहुत ह्यूमिलिएट किया गया था, बेइज्जत किया गया था। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जर्मनी की तकरीबन 1/10 यानी कि 1/10 पॉपुलेशन खत्म हो गई, मारी जा चुकी थी वॉर की वजह से। और इसकी जो ओवरसीज कॉलोनीज थी, यानी विदेशों में जो जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, कैसे आप कॉलोनीज को कैसे समझेंगे, जैसे भारत था वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, यानी ब्रिटेन वहां पे बैठा बैठा जो रानी है वो भारत में भी अपना राज चलाती थी और भारत से टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करके अपने देश को चलाने में यूज करती थी। इसी तरह से जर्मनी ने भी बहुत सारी कॉलोनीज फॉरेन में बना रखी थी, मेनली अफ्रीका में, और वो सारी कॉलोनीज जर्मनी से छीन ली गई। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 13% जर्मनी की लैंड छीन ली गई। 75% जो उसका आयरन था वो छीन लिया गया। 26% जो था उसका कोल था वो छीनकर फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुएनिया को दे दिया गया। ये 4 कंट्रीज हैं जो एलाइड पावर्स में थी। ठीक है। द एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। एलाइड पावर्स को लगा कि हम अगर जर्मनी की मिलिट्री को ही डिसमेंटल कर देंगे तो उसके पास मिलिट्री नहीं होगी तो फ्यूचर में वो वॉर नहीं कर सकता, इसीलिए एलाइड पावर्स ने जर्मनी को एक फौज रखने से भी मना कर दिया। The war guilt clause held Germany responsible for the war and damages the allied countries suffered। इसके अलावा war guilt clause था, एक clause था अग्रीमेंट में जिसके तहत जर्मनी को war guilt हैंडल करना था, एक्सेप्ट करना था, और उसकी वजह से उसे क्या करना था, उसे पैसे देने थे। एक तरीके से आप मान लीजिए कि कॉम्पनसेशन देना था, और वो पैसे कितने थे? वो पैसे उस टाइम पे थे 6 बिलियन पाउंड। अब 6 बिलियन पाउंड का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप ये देखिए कि 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो 6 बिलियन में कितने हो गए? 600 करोड़, यानी 600 करोड़ पाउंड तो ये डायरेक्टली हो गए।
और पाउंड की वैल्यू आज के दिन अगर आप इंडियन रुपीस में देखेंगे तो कितना होगा, 101 रुपए है मेरे ख्याल से, 101 रुपए है, या फिर आप 100 रुपए ही मान लीजिए। तो 600 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 60,000 करोड़ रुपीज, 60,000 करोड़ रुपीज का एक तरीके से उस टाइम पे जर्मनी को जुर्माना पे करना पड़ा था बाकी कंट्रीज को। सो ये काफी ड्रेनिंग था जर्मनी के लिए, ठीक है। जर्मनी वॉज फोर्स्ड to pay compensation amounting 6 billion pounds. The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for the much of 1920s. ये क्वेश्चन ना आपके, अगर आप फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स भी दोगे ना, वहां पे भी पूछा जाता है कि राइनलैंड क्या है। राइनलैंड जो है वो एक तरीके से यूरोप का रिचेस्ट एरिया है जहां पे बहुत अच्छा क्वालिटी कोल मिलता है। रिचेस्ट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, कोल मिलता है, कोल के अलावा यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज हैं। सो ये जो राइनलैंड वाला इलाका था ये भी जर्मनी से छीन लिया गया। Many Germans now held the Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. जो जर्मन सिविलियन पब्लिक थी वो वीमर रिपब्लिक को, कि ये जो पार्टी बनी थी, पार्लियामेंट बनाई थी इन्होंने जर्मनी में राजा के जाने के बाद, उसको ब्लेम करती थी जनता कि भाई इस पार्टी ने जर्मनी की डिफीट को एक्सेप्ट किया, इस पार्टी ने ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री किया जिसमें जर्मनी का इतना ज्यादा नुकसान हुआ। तो जनता बहुत चिढ़ती थी इस पार्टी से। और इसके वॉर के जो इफेक्ट्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अदरवाइज ये क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, फैमिलीज का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।